बलराज को पागल ठहराने के सबूत में बारी बारी सारी गवाहियां पेश की जाएं। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बलराज एक खतरनाक पागल है। इसके पागलपन के सबूत में अब मैं उन लोगों की गवाहियां पेश करता हूं जिनको स्वर्गवासी सेठ दुर्गादास और उनके पोते बलराज से बहुत नजदीकी संबंध रहा। गवाह नंबर 1 शेख बालनाथ, सेठ दुर्गादास जी के कानूनी मुख्तार। आप मेरे साथ कहिए कि मैं गीता की सौगान खाकर कहता हूँ। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर इकबाल नाथ, आप बलराज के बारे में क्या जानते हैं? जनाब, मैंने जिंदगी भर सेठ दुर्गादास का नमक खाया है। मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे और मैं चाहता था कि उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके पोते सेठ बलराज की भी उसी तरह सेवा करूं, उसी तरह खिदमत करूं। लेकिन अचानक इतनी बड़ी दौलत पाने के बाद सेठ बलराज अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दौलत को पाने की तरह बहाना शुरू कर दिया। घर वालों के साथ फसाद, दंगा धींगा, मुश्ती। क्या कहूं सरकार, शहर में इन्होंने वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया, वो हंगामा पैदा किया सरकार के। और सब कुछ पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है सरकार। कितने बेगुनाहों को पीटा इन्होंने, कितनों से मार खाई है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ये सब कुछ देखने से पहले मैं इस दुनिया से उठ जाता तो बहुत अच्छा था। जज साहब, जनाब, अब इससे ज्यादा और कुछ कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। सतवंती देवी, आप भी बलराज को पागल समझती हैं? हाँ जज साहब, पहले ये कहीं से इस लड़की गायत्री को ले आया और कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा। हमने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन मुकर गया। कहने लगा नहीं, मैं तो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी करूंगा। हमने फौरन शादी का मुहूर्त निकलवाया और मंडप सजाया जज साहब। लेकिन अचानक शादी के मंडप में इसने आके मंडप को तहस नहस कर डाला जज साहब, और कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दूसरी लड़की से शादी करूंगा। बस वो दिन और ये दिन मेरी तो जान जा रही है इसका ये पागलपन देखकर। हाय मेरा पागल बेटा। श्रीमान जी, पागलपन की बीमारी तो इनके खानदान में चली आई है। इनके दादा श्री दुर्गादास जी महासरकी आदमी थे, हमेशा बीमार रहते थे। डॉक्टर को एक वक्त घर में आने की फीस 100 रुपया देते थे और डॉक्टर के चले जाने के बाद दवाई मुझे पिला देते थे। श्रीमान जी, ये खानदानी रोग है, पागलपन तो इनके खून में है। शिव शंकर, शिव शंकर। ये सब झूठे हैं जज साहब, सब मिली भगत है। बलराज पागल नहीं है, उसे जबरदस्ती पागल बनाया गया है। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ कहना है इधर कटहरे में आके कहिए। कुमारी गायत्री देवी, जब तक दादा और पोते का मिलाप नहीं हुआ था, आप सेठ दुर्गादास जी के यहाँ बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। हाँ। नौकरी जब आप सेठ जी क्या करती थी तो रात को सोने के लिए कहाँ जाती थी? बलराज के घर। मैं पूछ सकता हूँ किस रिश्ते से? इंसानी रिश्ते से। मुझे उनकी बहनों से बहुत प्यार है। और बलराज से नहीं? उनसे भी है। तो फिर आपने बलराज के साथ शादी करने के लिए इनकार क्यों किया? मुझे उनकी नीयत पर शक हो गया था। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। इसमें नोट करने वाली क्या बात है? हाँ? ऑर्डर, ऑर्डर। आपके माता पिता कहाँ हैं? अपने गांव में। आपसे मिलने के लिए कभी कभार आपके पास आते होंगे? नहीं। उनकी कोई चिट्ठी, कोई पत्र आता होगा? जी नहीं। तो आप घर से भाग कर आई हैं? आपका इससे क्या मतलब? योर ऑनर, एक कुंवारी लड़की जो घर से भाग कर आई है, जो नौकरी कहीं करती है, सोती कहीं और है, कानून की नजर में उसकी गवाही की कोई कीमत नहीं। कुमारी गायत्री, आपको और कुछ कहना है? जज साहब, ये सब गवाहियां झूठी हैं। ये पान छालिया वाली बुड्ढी, ये लोभी पंडित और ये लंबू इकबाल नाथ के वकील साहब, ये सब झूठे हैं जज साहब। आपको क्या बताऊं, हिंदुस्तानी लड़की हूं, कहते हुए भी शर्म आती है। योर ऑनर, घर के लोगों के अलावा मेरे पास कुछ ऐसी और भी गवाहियां मौजूद हैं जिनका सेठ दुर्गादास या सेठ बलराज या घर के और किसी आदमी से कोई दूर का भी वास्ता नहीं। गवाह नंबर 4, फकीरा भिखारी। फकीरा, तुम इस आदमी को पहचानते हो? जी, बड़ी अच्छी तरह सरकार।
मैं एक रात फुटपाथ पर सोया हुआ था। बड़ी जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। साहब उधर से गाड़ी में आए, मेरे पास आए तो मैंने चाय के लिए 10 पैसे मांगे। सरकार, साहब ने 100 का नोट निकाल कर मुझे दे दिया और अपने कपड़े भी उतार कर दे दिए और खुद मेरी फटी पुरानी धोती पहनकर चले गए। सरकार, मैं कभी कपड़ों को देखता था, कभी 100 के नोट को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को। तो तुम उस वक्त क्या समझे कि आदमी कैसा है? सरकार, मैं समझा जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? फूल कुमारी। क्या करती हो? गाने बजाने का धंधा। इस आदमी को पहचानती हो? ओह, बड़ी अच्छी तरह। एक बार सेठ जी मेरा मुजरा सुनने मेरे कोठी पर आ गए। मुजरा सुनने के बाद मुझे तन्हाई में ले गए और फिर मेरी राम कहानी पूछनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो, किस मजबूरी से ये धंधा कर रही हो, तुम ये बाजार छोड़कर घर क्यों नहीं चली जाती? और फिर बगैर मांगे 1 लाख रुपए का चेक काटकर मुझे दे दिया। सिर्फ गाना सुना था? जी हाँ। किसी किस्म की छेड़खानी? जी नहीं, हम तो कलाकार लोग हैं। कला की इतनी बड़ी कीमत? खैर, इतनी बड़ी रकम हाथ में लेने के बाद तुमने इस आदमी के बारे में क्या सोचा? यही कि जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम छोटू पहलवान है जी। तुम सेठ बलराज के बारे में क्या जानते हो? अजी, सेठ तो ये अभी अभी बना है। कल तक तो ससुरा दाल रोटी बेचता था। वकील साहब, एक दिन मैं इसके होटल में खाना खा रहा था, जरा सा मखौल मजाक हो गया तो इसने मेरी वो पिटाई की कि मैं अपनी पहलवानी भूल गया। सोचा था बच्चू हत्ते चढ़ जाए तो बदला लूंगा, लेकिन एकाएकी जब ये मिल वाले सेठ का पोता बन गया तो अपना चलता होटल मुझे मुफ्त में दे गया। वकील साहब, तो तुमने ये सोचा होगा कि ये जरूर कोई देवता है। देवता? और ये तो पहले भी पागल था और अब भी पागल है। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। दुनिया में हर कोई एहसान फरामोश नहीं होता। सेठ बलराज ने जिसको अपना चलता हुआ होटल मुफ्त में दे दिया, वो भी उसे पागल ही समझता है। बलराज, सिवाय गायत्री के बयान के हर बयान तुम्हारे खिलाफ है। अपनी सफाई के लिए अगर तुम चाहो तो अदालत की तरफ से तुम्हें वकील दिया जा सकता है। नहीं जज साहब, मैंने जिंदगी में ना कोई चीज मांग कर ली है और ना लूंगा। मैं तो पागल हूं, कोई भिखारी तो नहीं। तो तुम भी मानते हो कि तुम पागल हो? बेशक मैं पागल हूं, लेकिन नंबर 2। अच्छा, तो पहले नंबर का पागल कौन है? वो भगवान। भगवान? जज साहब, भगवान के पागलपन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने मुझ जैसे दाल रोटी बेचने वाले, इज्जत की जिंदगी बसर करने वाले इंसान के साथ मजाक करके एक ही दिन में करोड़पति बना दिया। हजूर, ना मैं अमीर बनता और ना ये सब मेरे दुश्मन होते। सरकार, गरीबी के दिनों में जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, मैं उसे अमीर बनकर कैसे भूल सकता हूं? मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है, न मास्टर का। मेरी जिंदगी ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैंने दुनिया में यही देखा है कि कुदरत से लेकर आदमी तक हर कोई अपने हिस्से से दूसरे को कुछ ना कुछ जरूर देता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। मास्टर लोग पहले खुद पढ़ते हैं, फिर सारा जीवन उस विद्या को विद्यार्थियों में बांटते रहते हैं। इसका मतलब है मास्टर लोग पागल। डॉक्टर पहले खुद डॉक्टरी सीखते हैं, फिर उस विद्या का फायदा उठाकर रोगियों के रोग दूर करते रहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर पागल है। सूरज के पास रोशनी है, वो सारी रोशनी दुनिया को दे देता है। इसका मतलब है कि सूरज पागल है। चांद के पास चांदनी है, वो चांदनी सिर्फ आकाश तक नहीं रखता, इस धरती को दे देता है। इसका मतलब है कि चांद पागल है। दरख्तों के पास फल होते हैं, उन फलों का बोझ खुद उठाते हैं और वो फल दुनिया वालों को खाने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब है कि दरख्त पागल है। गाय अपने बछड़े को थोड़ा सा दूध देकर बाकी सारा दूध दुनिया को बांट देती है। इसका मतलब है कि गौ माता पागल है। सरकार, इन सब पागलों को बनाने वाला वो भगवान है। इसका मतलब हुआ कि भगवान सबसे बड़ा पागल है। और बाकी रही पागल नंबर 2 की बात, यानी कि मेरे पास तो न विद्या है, न रोशनी है, न चांदनी है,
सिर्फ दौलत ही दौलत है। सरकार, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस दौलत को जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। एक भिखारी को मैंने आदमी होने के नाते सर्दी से बचने के लिए रुपए और कपड़े दे दिए। इसका मतलब है किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करना पागलपन है। एक तोय फूल कुमारी को इज्जत की जिंदगी बसर करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दे दिया ताकि वो कोठे से उठकर घर में आ जाए और शराफत की जिंदगी बसर कर सके। इसका मतलब यह हुआ किसी पर जरूरत से ज्यादा रहम खाना पागलपन है। एक बेकार गुंडे को मैंने अपना चलता हुआ होटल मुफ्त दे दिया ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके। इसका मतलब है किसी के साथ जरूरत से ज्यादा नेकी करना पागलपन है। जज साहब, अगर मैं चाहता तो अपने दादा की जायदाद का मालिक बनकर इकबाल नाथ, सतवंती खन्ना साहब और पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि गिद्ध तो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये जिंदा आदमी को खा जाए। सरकार, फिर भी मैंने इनकी इज्जत की, अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया। इसका मतलब है कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बलराज, मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूं। फर्ज करो तुम जज हो, कानून का तराजू तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जगह मुल्जिम के कटहरे में मैं खड़ा हूं और बार बार अपनी जुबान से ये कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं, तो तुम मेरे बारे में क्या फैसला करोगे? क्या सवाल किया है जज साहब? कानून कानून तो एक किताब है जिसकी ना आंखें होती हैं ना दिल। वो तो गवाहों के बयान को ही सच मानेगा हुजूर, और आपको भी पागल करार दे दिया जाएगा। ये एक पागल का फैसला है और अब कानून का फैसला ये है। जज साहब, मैं आपकी सेवा में एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं हूं अनोखे लाल, सतवंती देवी का इकलौता बेटा, और ये झूठी वसीयत अंकल इकबाल नाथ की तिजोरी से चुरा कर लाया हूं। योर ऑनर, ये वसीयत झूठी है या असली, इसका बलराज के पागलपन से क्या संबंध? लेकिन इस वसीयत का बलराज की मोहब्बत से तो संबंध है। इस वसीयत के मुताबिक अगर बलराज इकबाल नाथ की लड़की रेखा से शादी न करे तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। योर ऑनर, मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि सवाल बलराज के पागलपन का है, उसकी शादी या जायदाद का नहीं। लेकिन अदालत के पास शेर दुर्गादास की असली वसीयत भी मौजूद है, जो उनके खानदानी डॉक्टर शिवराज के पास बतौर अमानत जमा थी, और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। योर ऑनर, ये वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अनोखे लाल की दी हुई वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, बलराज का पागलपन तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की नीयत भी जाहिर हो गई है। एक भोले भाले इंसान को जो गायत्री से मोहब्बत करता था, नकली वसीयत में शादी की शर्त डालकर आप लोग उसकी सारी जायदाद हड़प करना चाहते थे। ऐसी हालत में कोई भी इंसान होश खो बैठेगा। मिस्टर खन्ना, आप अपना गौन उतारिए और उधर जाके बैठिए। श्री इकबाल नाथ, सतवंती देवी, पंडित शिवशंकर और मिस्टर खन्ना, इन चारों की असली सजा तो ये होनी चाहिए, इनको गधों पर बिठाकर, इनका मुंह काला करके, हर एक के गले में जूतों का हार डालकर इन्हें गली गली घुमाया जाए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के कानून में ऐसी कोई सजा नहीं। मैं इन 4 जालसाजों को ताज़ीरात हिंद सेक्शन 467 एंड 68 फोर्जरी के जुर्म में 7-7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा देता हूं। चलिए। बहन जी, अंकल, हैव ए गुड हॉलिडे। मम्मी, हैव ए गुड टाइम। शर्म नहीं आती? पंडित जी जय हिंद। चुप, हैव ए गुड प्रैक्टिस इनसाइड। और अदालत सेठ बलराज को बाइज्जत बरी करती है। बिल्लू, गायत्री, बिल्लू, 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 मैं
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर चंडोला से चंद सवालात पूछना चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर चंडोला, आपकी मंत्री छेदी लाल जी से पुरानी रंजिश थी और जब आपने उनसे जेड सुरक्षा मांगी और उन्होंने इनकार किया तो इस अदावत में आपने डॉक्टर डेनियल को उनकी सुपारी दे दी। ये झूठ है, गलत और बेबुनियाद इल्जाम है। छेदीलाल मेरा बहुत ही गहरा दोस्त था। वाह, क्या गहराई तक दोस्ती निभाई है आपने। ये मत भूलिए मिस्टर चंडोला, आपने इस अदालत में गीता की कसम खाई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सरकारी वकील मिस्टर बब्बर शायद चाहते हैं कि मिस्टर चंडोला गीता की कसम खाकर अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें। बब्बर साहब, ये चंडोला की गर्दन है, कुर्बानी के किसी बकरे की नहीं। क्या बात है। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये केस चूंकि डॉक्टर डैनियल की गवाही पर निर्भर करता है, इसलिए मैं उन्हें बुलाने की परमिशन चाहूंगा। डॉक्टर डैनियल को बुलाया जाए। डॉक्टर डैनियल हाजिर हो। तो आप डॉक्टर डैनियल हैं? नो, आई एम डॉक्टर डैनियल, MBBS, AMD, MRCOG लंदन, फुल स्टॉप। डॉक्टर डैनियल, मंत्री छेदीलाल का चेकअप तो डॉक्टर मेहता करने वाले थे, वहां आप कहां से पहुंच गए? वेरी सिंपल, डॉक्टर मेहता मर गए तो इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। योर ऑनर, डॉक्टर मेहता जिंदा हैं और इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। डॉक्टर मेहता। हाँ तो डॉक्टर डैनियल, आपने मंत्री छेदीलाल का कत्ल क्यों किया? माइंड योर लैंग्वेज, मैं बूचर नहीं, डॉक्टर हूं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मर्डर नहीं, समझे? यस। तो डॉक्टर, आपने ये ऑपरेशन किसके कहने पर किया? मैं चंडोला। हाँ, मिस्टर चंडोला के कहने पे। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। खामोश, जब तुमसे पूछा जाए तब बोलो, अभी मेरी बारी है। डॉक्टर डैनियल, कूल डाउन, कूल डाउन। अच्छा, आप तो चंडोला को अच्छी तरह पहचानते हैं। Why not? इस वक्त चंडोला कहाँ है? मेरे पॉकेट में था, ऑपरेशन के बाद मैंने वापस कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। व्हाट इज दिस? चंडोला आपकी जेब में कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह आप इस वक्त मेरी जेब में हैं। मिस्टर डिफेंस, जानते आप क्या कह रहे हैं? यस योर ऑनर, ये रहे आप। ये तो मेरी फोटो है। योर ऑनर, जिस तरह आप मेरी जेब से निकले, उसी तरह मौका वारदात पर मंत्री छेदीलाल के कत्ल के बाद मेरे क्लाइंट चंडोला की तस्वीर डॉक्टर डैनियल की जेब से निकली, जिसे कि असली कातिल ने वहां प्लांट किया था। उसी कातिल ने डॉक्टर मेहता की जगह डॉक्टर डैनियल को प्लांट किया था, जो कि पागल खाने से फरार एक पागल है। साइलेंस साइलेंस, नो नॉइज प्लीज। योर ऑनर, आज से 10 दिन पहले 24 जुलाई को शहर के पागल खाने से दिन दहाड़े असली कातिल के साथ 4 पागल फरार होते हैं और शहर में हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले सिविल सर्जन डॉक्टर जोशी का कत्ल होता है और वो कत्ल करता है सूबेदार बूटा सिंह मेजर करियप्पा के कहने पर। यस, वंदे मातरम। और फिर दूसरा कत्ल डीएसपी रस्तोगी का होता है पागल शायर बेखबर के हाथ मिर्जा गालिब के कहने पर। आदाब, इसमें एक और उसके बाद मंत्री छेदीलाल का कत्ल करते हैं डॉक्टर डैनियल चंडोला के कहने पर। वही चंडोला जिसे वो भरी अदालत में पहचान तक नहीं पाते। मैं पूछता हूं, कौन है ये चंडोला? कौन है ये मेजर करियप्पा? और कौन है ये मिर्जा गालिब, जो इन पागलों को अपना हथियार बनाकर ये खूनी खेल खेल रहा है? योर ऑनर, जब तक वो खूनी दरिंदा पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये मरी हुई महान आत्मा इन पागलों को मौत के फरमान जारी करती रहेगी और ये पागल हथियार बनकर कत्ल करते रहेंगे। जबकि हकीकत यह है कि इन पागलों को हथियार बनाने वाला और कोई नहीं, पागल खाने से फरार ओंकार मानव है। तुम्हारी गीता का असली कातिल चंडोला नहीं है, बल्कि सूबेदार बूटा सिंह। वो देखो, आतंकवादी भाग रहा है। आतंकवादी! अबे क्या इन दोनों को यहीं पकड़ करना, छोड़ना नहीं। मैं भी आया। नहीं छोड़ना, छोड़ दो हमें। हाँ,
मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मिसेस मोहन सिन्हा का इल्जाम है भुजंग बाबू के खिलाफ कि इन्होंने इनके पति मोहन सिन्हा का कत्ल किया है। इसका कोई सबूत या कोई गवाह है आपके पास? जी नहीं योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट में गवाह और सबूत का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी हालात का इशारा मिस्टर भुजंग की ओर है। हालात के इस इशारे को जुर्म साबित करने के लिए कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं है। तो फिर आप अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? मैं चंद दिनों की मोहलत की दरखास्त करना चाहता हूं योर ऑनर। हो सकता है इस बार पुलिस कोई गवाह ढूंढने में कामयाब हो जाए। पुलिस अपनी तहकीकात पूरी कर चुकी है योर ऑनर। हमका कौनू सबूत, कौनू गवाह नहीं मिला। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा सुसाइड केस लगता है, यानी कि आत्महत्या। ये झूठ बोल रहा है सरकार। जहाँ भुजंग ने मेरे पति को मारा वहाँ 10-20 नहीं 50-60 आदमी थे, और वो सब अंधे नहीं थे, बहरे नहीं थे। फिर पुलिस ये कैसे कह सकती कि किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? श्रीमती जी, आप कहती हैं कि आपके घर के सामने अंधे और बहरे नहीं रहते, लेकिन मौके वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो वहां अंधे बहरे तो क्या लूले और लंगड़े भी नहीं थे, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। योर ऑनर, कोई गवाह और सबूत ना मिलने की वजह से मेरा मुवक्किल बेकसूर साबित होता है। इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि मेरे मुवक्किल को इज्जत से बरी करें। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ कहना है। पुलिस चाहे कुछ भी कहे साहब, लेकिन सब अंधे बहरे नहीं होते हैं। मैं गवाही दूंगा। जज साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, मुझे खुशी है कि मुर्दों की बस्ती में कोई तो मर्द निकला। मैं दीनानाथ जी को इस केस में गवाह के रूप में पेश करने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। आइए दीनानाथ जी, आइए। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। हाँ देनू चाचा, आप इस अदालत को यह बताइए कि आपने क्या देखा और क्या सुना। साहब, मैंने देखा कि भुजंग और उसके आदमी सड़क के बीचों बीच मोहन बाबू को ऐसे मार रहे थे जैसे वो उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। और क्या देखा? फिर मैंने देखा कि वो उन्हें गाड़ी में डाल के ले गए। दीनू चाचा, तुमने भुजंग बाबू और उनके साथियों को मोहन सिन्हा को मारते देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मरते देखा? साहब, जिस तरह से वो मार रहे थे उससे तो अंदाजा नहीं, तुमने मरते देखा? जी नहीं। योर ऑनर, तो मतलब बिल्कुल साफ है। इस आदमी की गवाही से यह साबित नहीं होता कि भुजंग बाबू और उसके साथियों ने मोहन सिन्हा का कत्ल किया है। कत्ल नहीं किया तो कत्ल करने की कोशिश तो की। मामला कत्ल का है, कत्ल करने की कोशिश का नहीं। कोशिश के बगैर कत्ल नहीं होता मिस्टर भाटिया। योर ऑनर, किसी इंसान पर कातिलाना हमला करने की सजा तो भुजंग बाबू को मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, इस इंसान की गवाही से सिर्फ पब्लिक प्लेस में शांति भंग करने का इल्जाम साबित होता है। यह अदालत मिस्टर भुजंग को 7 दिन की कैद और 200 रुपए जुर्माना करार देती है। मैं वापस आने तक इसको जिंदा रखना। मैं खुद इसका टाइम अप करूंगा। मुजरिम शंकर सिंह, तुम्हें अपनी सफाइयों कुछ कहना है? या साहब, मैं उस गोदाम का मालिक नहीं हूं, नौकर हूं। कुछ दिन पहले सिद्धू साहब गांव आए थे। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुझे यहां बुला लिया और अपने गोदाम में नौकरी दे दी।
शिंदे साहब को बुलाकर पूछ सकते हैं। शिंदे को हाजिर किया जाए। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? हाँ साहब, इसका नाम शंकर है। क्या आपने इसे नौकरी दिलाने के लिए गांव से बुलाया है? नहीं साहब, आईची शपथ, इसका हमारा मुलाकात इधर शहर में हुआ। क्या कर रहे हैं आप शिंदे साहब? जिस गोदाम में हथियार पकड़े गए, क्या वो गोदाम आता है? हाँ साहब, वो गोदाम माजा, लेकिन कुछ दिन पहले मैं वो गोदाम शंकर को भाड़े पे दिया। ये देखो, ये कागज आता है एग्रीमेंट के, जिसपे शंकर ने साइन भी किया। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है जैसा। हाँ साहब, गोदाम दिया, लेकिन कभी नहीं देता। अगर पहले मालूम होता, हाँ मेरा साला आतंकवादी है, हथियार सप्लाई करता है ये। तेरे तो छोड़ूंगा तुझे, टेंशन मत डालूंगा। जाओ, मैं कह रहा हूँ कानून को प्यार मत करो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो शंकर, छोड़ो। आइला, हाथ आहे कहा तोड़ा। तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगा शिंदे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अदालत मुजरिम शंकर को मुलजिम मानते हुए 2 साल कैद बमुशक्कत की सजा देती है। तो अब कभी नहीं भूलूंगा। अपनी गर्दनें संभाल के रखना।